आखिर पावर का यानी शक्ति का असली सोर्स क्या है? पैसा, मिलिट्री या फिर कुछ और ही है? आज हम पावर को एक ऐसे एंगल से देखेंगे जो शायद चौंका दे। तो चलिए इस आइडिया को जरा गहराई से समझते हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? कि उदारता कोई दान नहीं बल्कि एक करेंसी है। एक ऐसी करेंसी जिससे साम्राज्य, सम्मान और यहाँ तक कि अमरता भी खरीदी जाती है। लेकिन अगर गौर करें तो इतिहास और आज की दुनिया दोनों ही इस बात को बार बार सही साबित करते हैं। ये सिर्फ अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, ये तो पावर का एक फंडामेंटल लॉ है। तो चलिए इसके पहले सिद्धांत को समझते हैं। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि जिसके पास पैसा है, संपत्ति है, वही सबसे पावरफुल है। पर क्या हो अगर असली करेंसी कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा पावरफुल हो? देखिए, कुदरत सबको एक जैसा नहीं बनाती। किसी के पास कमाल का टैलेंट होता है तो किसी को बेहतरीन मौके मिलते हैं। ये जो फर्क है ना, ये कोई कमी नहीं है। असल में उदारता ही वो ताकत है जो इन अलग अलग गिफ्ट्स को, इन हुनर को एक साथ लाकर एक बड़ी कलेक्टिव पावर में बदल देती है। हाँ, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की उदारता की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी की। ये कोई दान पुण्य नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा कैलकुलेटेड तरीका है जिससे प्रभाव बनाया जाता है, सम्मान कमाया जाता है और एक ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट की जाती है जो लोग अपनी मर्जी से अपनाते हैं। और यहीं पर पावर का पूरा खेल बदल जाता है। जो देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, वो सेंटर बन जाता है, और जो लेता है वो हमेशा उस सेंटर के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमता रहता है। असली पावर इसी डायनेमिक्स से पैदा होती है। और हाँ, ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है। चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे बार बार दोहराया गया है। जो बड़े बड़े साम्राज्य बनाने वाले थे ना, वो इस नियम को बहुत पहले ही समझ चुके थे। ईसा से पहले तीसरी सदी में सम्राट अशोक को देखिए। उन्होंने जीत के बाद लोगों के लिए काम करके नियम कानून बनाकर अपना प्रभाव जमाया। फिर 13वीं सदी में चंगेज खान, उसने लूटे हुए माल को अपने वफादारों में उदारता से बांटा और अपना शासन मजबूत किया। 16वीं सदी में ऑटोमन एम्पायर ने मदद और सपोर्ट का एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उनकी लॉयल्टी बनी रही। और फिर यूरोपियन साम्राज्यों ने भी सभ्यता फैलाने के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन बांटा। तो पैटर्न एकदम साफ है, सिर्फ ताकत नहीं, बांटने से राज कायम होता है। अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे बड़े और सबसे दमदार सबूत पर। 20वीं सदी में दुनिया में 2 सुपर पावर्स थीं, और उन्होंने जो रास्ते अपनाए, उनके जो नतीजे निकले, वो इस आइडिया को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरफ था अमेरिका, जिसकी स्ट्रैटेजी थी स्ट्रेटेजिक गिविंग, मतलब सोच समझ कर देना, जैसे मार्शल प्लान। उसका लक्ष्य था अपनी मर्जी से साथ आने वाले सहयोगी और मार्केट बनाना। और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। उसकी स्ट्रैटेजी थी एनफोर्स्ड सब्सिडी, मतलब जबरदस्ती की मदद, ताकि एक बफर जोन बना रहे। नतीजा, अमेरिका ने एक लंबे समय तक चलने वाला दबदबा बनाया और सोवियत यूनियन अचानक ढह गया। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, $180 बिलियन। आज के हिसाब से इतनी बड़ी रकम अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत तबाह हो चुके वेस्टर्न यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए दी। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तो इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या मिला? बहुत कुछ। अमेरिकी सामानों के लिए बाजार फिर से खुल गए, नाटो जैसा मजबूत मिलिट्री अलायंस बना, सोवियत प्रभाव को रोका जा सका, और सबसे बढ़कर दशकों तक चलने वाली अटूट लॉयल्टी मिली। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक अविश्वसनीय रूप से सफल स्ट्रेटेजिक मूव। और वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, उनका सपोर्ट जबरदस्ती पर टिका था। और जैसे ही उनकी तरफ से ये उदारता, मतलब सस्ता तेल और फौजी मदद बंद हुई, उनका पूरा का पूरा साम्राज्य रातों रात ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जैसे ही देना बंद किया, दबदबा खत्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्लेबुक आज भी इसी वक्त कॉरपोरेट दुनिया से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक में इस्तेमाल हो रही है। चलिए देखते हैं कैसे। कॉरपोरेट दुनिया में इसका सबसे शानदार उदाहरण है टाटा ग्रुप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टिस, उन्होंने अपने मुनाफे का 2/3 हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए देश के विकास में लगाया है। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज टाटा का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि भरोसे और सम्मान का प्रतीक है। ये किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। या फिर ग्लोबल लेवल पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देखिए। साल 2000 से अब तक $80 बिलियन से ज्यादा बांट चुके हैं।
पोलियो को खत्म करने से लेकर लाखों जानें बचाने तक। इस उदारता ने बिल गेट्स को एक ऐसा कद दिया है जो उनकी माइक्रोसॉफ्ट की दौलत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और आज के जियोपॉलिटिक्स में इसका सबसे बड़ा, सबसे मौजूदा उदाहरण है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 से अब तक $460 बिलियन से भी ज्यादा की कमिटमेंट। दुनिया भर में पोर्ट्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चीन ठीक वही कर रहा है, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी बना रहा है और अपना ग्लोबल दबदबा तेजी से बढ़ा रहा है। तो इन सारे उदाहरणों से, इतिहास से लेकर आज तक, हम सीखते क्या है? हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, पावर का एक ऐसा नियम जो कभी नहीं बदलता। ये पैटर्न हमेशा से एक जैसा रहा है। जमाखोरी करने से पतन तेज होता है, जबकि उदारता से बांटने से भविष्य सुरक्षित होता है। जो भी अपनी दौलत और ताकत को इकट्ठा करके बैठ जाता है वो आखिर में कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो उसे स्ट्रैटेजिकली बांटता है वो अपना भविष्य सिक्योर कर लेता है। तो आखिर में बात यह है, सच्चा अल्फा वो नहीं जो ताज छीनता है। सच्चा अल्फा तो ताज के टुकड़े बांटता है और फिर देखता है कि कैसे पूरी दुनिया अपनी मर्जी से उसके पीछे चलती है। यही उदारता की असली ताकत है।